जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर जो कि बाइनोमियल थ्योरम है। ये आपके बुक आर.एस. अग्रवाल का 10वां चैप्टर है। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 11 और 12 मैथ्स बुक आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी को शुरू से अंत तक बना सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं पहले बेसिक जानकारियां आपको दूं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में ले जाऊं। एक्सरसाइज के लगभग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इसमें। तो आइए हम लोग शुरू होते हैं, देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। तो बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा बना होता है कांस्टेंट से और वेरिएबल से बना होता है, और वह आपका अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस में आप लोग को मालूम होगा कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन में आते हैं, है ना। प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये सब सिंबल हम जहाँ भी यूज करते हैं तो ये सिंबल जो होता है क्या होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस होता है। ये तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो यह बन जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप लोग शुरू से जान रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरह से ये मिलता है, जैसे इसमें से कोई एक उठा लीजिए, आप 4 को ही ले लीजिए, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर इसके साथ वेरिएबल तो है नहीं, अलजेब्रिक ऑपरेशन तो है नहीं, तो कैसे आप इसको बोल दिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि 4 × 1 तो हम लिख ही सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × x⁻0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें सब कुछ आ गया। आप देख सकते हैं कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, और उसके बाद इसके बीच जो है कैसा है, प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो यह भी आ गया। तो इस तरह से यह भी आपका क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप जान ही रहेंगे, जैसे 4x + 1 ले लिए, 3x² + 3 ले लिए, 1/x² + 1/x + 1। तो ये सब जो है आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने के बाद इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग किसको कहते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको चाहे तो आप लिख लेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कह सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having two terms only is called binomial expression. An algebraic expression having two terms only is called binomial expression. और यह बाइनोमियल एक्सप्रेशन का हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं a + b लिखिए, ये क्या है आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद a + x लिख दिए, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। 3x² + 4 लिख दिए, ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। 2/x² + 1/x लिख दिए, ये क्या है आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो टर्म का जो काउंटिंग होता है ना, बाइफरगेट जो होते हैं टर्म, वो प्लस या माइनस से होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये प्लस
कि पहले एक टर्म है प्लस के बाद एक टर्म है। यहाँ इसको पूरा एक काउंट करेंगे और इसको भी हम एक काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए 2x² y इस तरह से है, तो ये सारे सिंबल्स जो है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट में है। जब ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर काउंट क्या होगा, एक टर्म काउंट होगा। अब इसी को हम -3x से जोड़ दें तो यहाँ पर यह कितने टर्म का सेंस देता है, 2 का टर्म का सेंस देता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि बाइनोमियल हम लोग एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ और जाने कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कुछ आइडेंटिटीज आप पढ़े होंगे, है ना, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, ये आप जान रहे हैं कि a² + 2ab + b² होता है। a+b का होल क्यूब आप पढ़े होंगे, तो यह होता है a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब, इतना पढ़े होंगे। और a+b पर पावर अगर 4 हो तो a पर पावर 4 + 4 a³ b + 6 a² b² + 4 ab का क्यूब + b पर पावर 4, ये होता है बच्चों। हालांकि ये आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि क्लास 9-10 में जो पढ़े होंगे तो आप यहीं तक पढ़े a+b का होल क्यूब। अब यहाँ पर आपके मन में ये इच्छा तो होती होगी कि a+b पर पावर 5 का भी वैल्यू निकालें हम लोग, कितना होता है। तो इसका वैल्यू देखिए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक ट्रिक जानता हूँ और वो ट्रिक का नाम है आपका बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप उसको जान जाएंगे तो इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए a+b पर पावर 5 रहे तो a पर पावर 5 + 5 a का स्क्वायर, a पर पावर 4b + 10 a पर पावर 3b का स्क्वायर + फिर 10 लिखिए a का स्क्वायर b का क्यूब + फिर 5 लिखिए, 4 + 1 5 a b का पावर 4 + b पर पावर 5। तो इस तरह से हम लोग आज जो है इस लेक्चर के माध्यम से बाइनोमियल थ्योरम में इसको पढ़ेंगे। यहीं तक नहीं, a+b पर पावर 5 का ही एक्सपेंशन हम लोग नहीं जानेंगे, बल्कि a+b पर पावर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी पावर हो, तो उसको हम बड़ी आसानी से बाइनोमियल थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो है अगर हम a+b पर पावर 1 कर दें तो इसको सिर्फ हम क्या लिखेंगे, a+b लिखेंगे। और आपको याद होगा कि किसी भी टर्म पर पावर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसलिए अगर a+b पर पावर हम 0 कर दें तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में जो आप देख रहे हैं, एनिशिएंट मैथमेटिशियन यानी कि बहुत पहले पुराने ज़माने में जो है मात्र 7 तक ही लोग एक्सपेंड कर पाए थे, है ना। उस समय के मैथमेटिक्स में सिर्फ a+b पर होल टू द पावर क्या, 7 तक को ही जानते थे। लेकिन 1660 ईस्वी में 1660 में बी पास्कल ने इसके बारे में जानकारी दी। और उसके बाद जो है एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पावर्स 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद भी बहुत सारे निकलते चले गए। इसके बाद इसको मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये सारा जो होता है नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर याद होगा आपको, इंटीजर जो हमारा होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो है इंटीजर्स हो गए। और -1, -2, -3, -4 ये सब भी आपका इंटीजर। यहाँ चले जाइए इन्फिनिटी तक, तो यह जो आपका फॉर्मूला यूज होता है ना। यहाँ जो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर के बारे में।
जीरो से लेना आप शुरू कीजिए। तो जैसा कि 7 तक a प्लस बी पर पावर 7 तक ही हम लोग को पता था। इसके बाद क्या हुआ कि बी पास्कल ने एक रूल दिया। एक रूल क्या दिया, जिसको हम लोग पास्कल ट्रेंगल कहते हैं। तो पास्कल ट्रेंगल की मदद से जो है बहुत दूर तक, यानी एक्स ए प्लस बी के बी पर होल पावर, ए प्लस बी का होल 7, 8, 9, 10 कुछ भी पावर आ जाए तो उसको निकालने में हम लोग समर्थ हो गए। और यहाँ पर क्या है कि इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये समझा जाए कि यह जो बी पास्कल ट्रेंगल को समझते हैं, ये बी पास्कल ने किस तरह से यह ट्रेंगल का निर्माण किया। तो इसने क्या किया कि इसके कोफिशिएंट को उठाना शुरू किया। यहाँ पर 1 देखिए, यहाँ पर देखिए ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी स्क्वायर का कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1। कोफिशिएंट कहने का मतलब होता है गुणक। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं आपका क्या है? गुणक है। तो इस गुणक को उठाना शुरू किए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर आपका क्या है? 0 है। तो इसको हम लोग इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर n का जो वैल्यू है यहाँ पर 0 दिया गया है। और जनरली हम लोग जो हैं a प्लस बी पर पावर n के रूप में अगर इसको लिखते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हमको इस तरह से लिखना है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि n के जगह पे 0 रख दिए, n का वैल्यू 0 हो गया तो ये मिल गया। फिर n का वैल्यू हम 1 रख दिए तो ये मिल गया हमको। n a प्लस बी पर पावर n के जगह पे हम 2 रख दिए तो ये मिल गया हमारा। यानी कि इंडेक्स, ये n जो है आपका इंडेक्स है जिसको हम लोग बदलते चले जाते हैं और यह अलग अलग आइडेंटिटीज हमको मिलते चले जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए a प्लस बी पर पावर 5 है, यानी कि n के जगह पे हमने क्या रख दिया? 5 रख दिया। तो इस तरह से बी पास्कल ने क्या किया? n इक्वल टू 0 के लिए ये 1 देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंगल बनाया इस तरह से समझिए। n इक्वल टू 2 के लिए, 1 के लिए क्या होता है? 1 आता है, ये 1 आता है। कोफिशिएंट देख रहे हैं, ये 1 आया, ये 1 आया। इस दोनों को उठा के यहाँ पे रख दिए। फिर उसके बाद इस तरह से इसको लिखिए। अब n इक्वल टू 2 के लिए क्या करते हैं कि इसमें कोफिशिएंट हम लोग देख रहे हैं 1 है, 2 है और 1 है। तो ये आपका 1 है, 2 है और यह 1 है। यहाँ पर फिर से इस तरह से ट्रेंगल हम लोग लिए, इस तरह से ट्रेंगल लिए। इसके बाद n इक्वल टू 3 के लिए देख सकते हैं, n इक्वल टू 3 के लिए कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 3 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 1 है। तो इसको भी उठा के इसमें रखते हैं। तो 1 है, 3 है, 3 है, फिर 1 है। अब इस चीज़ में एक रिलेशन ढूंढते हैं हम लोग कि आखिर यह जो हम लिख रहे हैं इसमें क्या रिलेशन है। तो इसमें रिलेशन है, देखिए 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 होगा और फिर 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही होगा। लास्ट वाले टर्म को हूबहू आप लेते जाइए, इस तरह से भी सोच सकते हैं। ये लास्ट वाले टर्म, शुरू वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को उसी तरह से लेते जाना। अब ये जो 2 लिखाता है तो इस दोनों को ऐड कीजिए, 1 प्लस 1 2 होता है। अब इसके नीचे जो 3 लिखा हुआ है तो ये कहाँ से आया है? तो इसके ऊपर देख रहे हैं यहाँ और इसके ऊपर यहाँ 1 प्लस 2 मिलके 3 होता है। ये 3 कैसे आया? तो यह 3 2 प्लस 1 कर दिए तो यह 3 आ गया आपका। और फिर लास्ट में आप 1 लिखिए, शुरू में भी आप 1 लिखिए। अब इसी के आधार पर इंडेक्स n इक्वल टू 4 के लिए लिखते हैं हम लोग। जब इंडेक्स n इक्वल टू 4 है आपका तो क्या हो जाएगा? ये आप देख सकते हैं, ट्रेंगल यहाँ पे बनाइए। उसके बाद यहाँ भी ट्रेंगल, यहाँ भी इस तरह से कीजिए और यहाँ भी इस तरह से कीजिए। तो इस दोनों का सम 6 होता है, इस दोनों का सम 4 होता है, इस दोनों का सम 4 होता है। इधर लास्ट में 1 और फिर यहाँ शुरू में भी 1।
तो इस तरह से ये आपका निकल गया किसका इंडेक्स, किसका कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट निकल गया इंडेक्स 3 के लिए, सॉरी इंडेक्स 4 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए। अब यहाँ पर मिलाकर देख सकते हैं n पर पावर a प्लस b पर पावर 4 है तो 1 आता है, फिर 4 आया, ये 4 आया तो 4 आया यहाँ पर, फिर 6 आता है तो 6 आया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 आया तो यहाँ भी आपका 4 मिलता है, फिर यहाँ पर 1 आया तो यहाँ भी आपका 1 मिलता है। इसी तरह से मान लीजिए कि इंडेक्स आपका, कहने का मतलब a प्लस बी पर पावर 5 है, यानी कि इंडेक्स आपका क्या है 5 है, तो यह 4 प्लस 1 आपको देता है 5, और 6 प्लस 4 10 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, 4 प्लस 1 ये हो जाता है 5, लास्ट में 1 और शुरू में 1, तो आप मिला सकते हैं 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 और ये 1। इस तरह से हम लोग क्या किए कि बी पास्कल ट्रेंगल जो था हमारा, पास्कल ट्रेंगल जिसको कहते हैं, हालांकि यह जो है आपका नाम है बी पास्कल, है ना, एक मैथमेटिशियन का नाम है, और इसी ने इस ट्रेंगल के बारे में बताया था। अब यहाँ पर इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल ट्रेंगल कहते हैं। अब इसको आप आगे बढ़ाते हुए बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। अब इसी चीज का, इसी कोफिशिएंट के बारे में शॉर्ट में बताया गया क्या कि ये कोफिशिएंट और हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो इस कोफिशिएंट को लिखने का एक तरीका और है, जिसको इन्होंने ही, बी पास्कल ने 1660 में ईस्वी में ही दिया। ये दोनों चीज क्या कहा कि अगर इंडेक्स आपका n इक्वल टू 0 है तो 0C0, इंडेक्स अगर 1 है तो पहला कोफिशिएंट आपका 1C0, दूसरा कोफिशिएंट आपका 1C1 होगा। अगर इंडेक्स आपका 2 है तो पहला कोफिशिएंट 2C0, 2C1 और 2C2, ये सब होगा आपका कोफिशिएंट्स। अगर इंडेक्स आपका 3 है तो पहला कोफिशिएंट 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3 हो जाएगा। अब अगर इंडेक्स आपका 4 है तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, अब 4C4 तक ही छोड़ देंगे हम लोग, इंडेक्स हमारा 4 है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे ये बता दिया कि या तो आप इस तरह से याद रखिए या तो आप इस तरह से याद रखिए। अब देखते हैं कि अगर मान लिया जाए a प्लस बी पर पावर आपका क्या है 2 है, तो देखिए 2 के लिए जो है हमारा 2C0 और a पर पावर 2 आता है। फिर कहता है 2C1, तो 2C1 a और b आ जाएगा, दूसरा कोफिशिएंट। और तीसरा कोफिशिएंट जो है 2C2 आ जाएगा, b पर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि आपको लिखना है a प्लस बी का क्यूब लिखना है, तो कोफिशिएंट से फ्री हो गए। कोफिशिएंट हमारा क्या क्या आएगा पता है, 3C0 आएगा, 3C1 आएगा, 3C2 आएगा, 3C3 आएगा, यही सब कोफिशिएंट आएगा। लिखेंगे कैसे, a पर पावर क्यूब डालिए, फिर a पर पावर 2 डालिए, b पर पावर 1 डालिए, फिर a पर पावर 1 डालिए, b पर पावर 2 डालिए, अब फिर b पर पावर 3 डालिए। अब बीच में सब जगह क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको दे देता है। अब यदि क्या कहते हैं a प्लस बी पर पावर हमारा 4 हो, तो कैसे लिखेंगे, 4C0 a पर पावर 4, 4C1 a का पावर क्यूब, अब b, अब फिर 4C2 a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फिर 4C3 a का 1 पावर, अब b का 3 पावर, फिर 4C4 a b पर पावर 4। तो इस तरह से हम लोग अब यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। और इसमें हर एक चीज अभी जस्ट आप पढ़े हुए हैं कि n
सी आर का वैल्यू क्या होता है और किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं इसको कि एन सी आर को हम लोग क्या लिखते हैं, एन सी आर को हम लोग लिखते हैं एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यदि आपके पास है क्या क्या है 4c1 है तो क्या लिखेंगे इसको, 4c1 को हम लोग जैसा कि 4/1 ही लिख सकते हैं इस, और इसको आप इस फॉर्मूले पे रखिए तो वही आएगा जैसे 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये आपको देता है 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट किया तो इस तरह से आपका निकल गया 4 निकल गया। तो ये सारे वैल्यू को मैंने पहले ही बता दिया है। अभी आपका जस्ट इसके पिछले क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ चुके हैं, उसमें आपको बहुत ही डिटेल वे में बताया गया है, लेकिन जो जो हमारा प्रॉब्लम आएगा तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व भी करते चले जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में मैं ये बता दूं कि बाइनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने जो दिया था इसमें इंडेक्स कहने का मतलब कि a प्लस बी पर पावर 5 है तो ये 5 को हम लोग इंडेक्स कहेंगे। इंडेक्स कैसा होगा, वह नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। हालांकि बहुत बच्चे डेफिनेशन से बहुत कम मतलब रखते हैं। मैं ऐसे बच्चे को ज़रूर कहना चाहूँगा कि डेफिनेशन को ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिए, अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि यह डेफिनेशन जो है अभी आपको भले काम नहीं आए, लेकिन बाद में जब हायर क्लास में आप जाएंगे, बीएससी में जाएंगे या एमएससी में जाएंगे, तो वहाँ आपको डेफिनेशन पर आधारित प्रॉब्लम ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए डेफिनेशन को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग यह देखें कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट जो है ये है कि द फॉर्मूला बाय विच एनी पावर ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप लोग समझ रहे हैं किसको हम लोग कहते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कोई भी पावर, और पावर भी किस तरह का होना चाहिए, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, और उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरीज में। अब यहाँ सीरीज क्या होता है मैं इसको भी बताता हूँ। इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम उसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। सीरीज कहने का मतलब कि जब सभी पदों को जोड़ में व्यक्त किया जाए, जब सभी पदों को, जैसे मान लिया जाए कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारे पद हैं, ये सारे टर्म हैं, और इस टर्म को जब हम सम ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सबको प्लस में लिखना शुरू कर देते हैं, तो यही जो हो जाता है आपका सीरीज बन जाता है। जैसे याद कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये सारे किस में है भाई, प्लस में है, प्लस में करके लिखा गया, हर एक टर्म को ऐड कर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझें कि बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। हालांकि यह तो हम जान गए कि बाइनोमियल थ्योरम जो है हम लोग किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स भी मिलेगा, उस तरह के प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को बनाना नहीं है। तो यहाँ पर इफ़ n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग जो है a प्लस बी पर पावर n को nc0 a पर पावर n, nc1 a पर पावर n माइनस 1 b पर पावर माइनस 1 b पर पावर 1, nc2 a पर पावर n माइनस 2 b पर पावर 2, इस तरह से हम लोग इसको लिखते चले जाते हैं। अब इसके लिखने में
थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो इतना बड़ा लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर इंडेक्स 2 है, इंडेक्स हमारा 2 है, तो इसका जो कोफिशिएंट्स आता है ये क्या क्या आता है, 2C0, 2C1, 2C2 आता है। अगर इंडेक्स हमारा 3 है तो इसका कोफिशिएंट क्या क्या होता है, यानी कि गुणक 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। ये तो गाना आपको याद हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी एक गाना पहले इसमें छिपा हुआ है, NC1, NC0, NC1, NC2, NC3, है ना। ये इसी तरह से कहाँ तक चला जाएगा, NCN तक चला जाएगा। ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे देखिए ये पहला है आपका टर्म, ये है दूसरा टर्म। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो पहले टर्म पर अगर पावर जो है इस दोनों का डिफरेंस हम डालते हैं, और दूसरे टर्म पे जो पावर है इसका जो लोअर इंडेक्स है उसको यहाँ डाल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, an-2 जो है यह a पर पावर जाता है, a का पावर हो गया n-2, और इसमें जो लोअर इंडेक्स देख रहे हैं 2, अब b पर पावर 2 चला जाएगा दूसरे एक्सप्रेशन पे। फिर इसमें आइए तो n-3 जो है a पर पावर हो जाएगा, और फिर यह जो 3 है आपका b पर पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से n-Cn-1 है आपका, इस दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो यह 1 आएगा, और n-1 जो नीचे दिया हुआ है, नीचे का इंडेक्स है, वो पावर चला जाएगा किस पे, b पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप अगर ध्यान से देखें तो इसको लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर है कि इसका उपयोग क्या क्या है, इसी के सहायता से आप a प्लस b पर कोई भी पावर आ जाए, अगर 10 ही आ जाए तो उसको भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे देख लिए कि अगर a प्लस b पर पावर आपका 10 आ जाए तो सबसे पहले 10C1 है ना, 10C2 और फिर 10C3, 10C4, इस तरह से जो है आपका कोफिशिएंट आता चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब a पर जो पावर लिखेंगे तो a पर पावर लिखना है हमको इसका डिफरेंस, सॉरी NC0 से शुरू कीजिए, इसको जो है हम क्या कर सकते हैं 10C0 से शुरू करेंगे, और ये a प्लस b पर पावर हो गया आपका 10। तो 10C0 से शुरू कर a पर पावर 10 हो जाएगा, अब b पर पावर 0 आ जाएगा, प्लस डालिए। फिर उसके बाद a पर पावर इसका डिफरेंस 9 और b पर पावर ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद हमको लिखना है 10C2 लिखना है। तो a पर पावर जो होगा इस दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस 8 और b पर पावर 2। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं 10C3 को लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a पर पावर जो है इसका डिफरेंस यानी कि 7 और b पर पावर जो है 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे, और अंत में हमको देखिए मिलेगा ही 10C10 तक यह पहुंचेगा, और यह b पर पावर 10 हो जाएगा। ये इसके पहले जो है 10C9 आएगा, a पर पावर 1 और b पर पावर हमारा 9 मिल जाएगा। इस तरह से, क्योंकि a पर पावर जो लिखते हैं हम लोग इसका डिफरेंस लिखते हैं, और b पर जो भी पावर लिखते हैं इसका जो लोअर इंडेक्स होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप निश्चित रूप से 1-2 जैसे आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। a प्लस b पर पावर मान लीजिए 7 है तो इसको कैसे लिखना है, a प्लस b पर पावर 12 है तो इसको कैसे लिखना है। तो ध्यान क्या रखना है, 0 से शुरू होना है। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12C0 है ना, a पर पावर 12, अब b पर पावर क्या हो गया 0 हो गया। देख रहे हैं 0 जो है आपका लोअर में इंडेक्स है। अब फिर उसके बाद 12C1 लिखते हैं, तो यानी a पर पावर इसका डिफरेंस 11 और b पर पावर 1। उसके बाद 12C2 लिखेंगे तो a पर पावर जो है इसका डिफरेंस 10 और b का पावर 2। इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे।